प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, भारत की सभ्यता और संस्कृति का इतिहास बहुत पुराना है और उतनी ही पुरानी है यहाँ की चिकित्सा पद्धति। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है मंत्र। मंत्र कहानी के लेखक हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद। इस कहानी में लेखक ने आधुनिकता और भोग विलास की भौतिकवादी संस्कृति एवं सामाजिक आर्थिक भेदभाव का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाया है। साथ ही कहानी में लेखक ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि आधुनिकता के प्रभाव से किस प्रकार मानवीय संवेदनाओं और संस्कारों का पतन हो रहा है। मंत्र कहानी की कथा वस्तु पर चर्चा करने से पहले आइए इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। हिंदी के श्रेष्ठ कथाकार प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम अजायब राय था। इनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए इन्हें बचपन से ही संघर्षों का सामना करना पड़ा। ट्यूशन से जीवन यापन करते हुए इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। अध्यापन कार्य करते हुए पदोन्नति प्राप्त कर शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। स्वास्थ्य खराब रहने के कारण डिप्टी इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर फिर से अध्यापन का कार्य करने लगे। बाद के दिनों में अध्यापन कार्य भी छोड़कर स्वतंत्र लेखन का कार्य करने लगे। इस दौरान ये मर्यादा, माधुरी, हंस, जागरण पत्रिकाओं का संपादन करते रहे। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के लेखन में लगभग 300 कहानियां शामिल हैं, जो मानसरोवर कहानी संग्रह के नाम से 8 भागों में प्रकाशित है। कफन, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, बड़े भाई साहब, सदगति, मंत्र, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, सवा सेर गेहूँ आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। इन कहानियों में लेखक ने बाल विवाह, रिश्वत, भ्रष्टाचार, सामाजिक कुरीतियों, निर्धनता, शोषण आदि का यथार्थ चित्रण किया है। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनके उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, गबन, गोदान और मंगलसूत्र इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इसमें से मंगलसूत्र उपन्यास अपूर्ण है। इनके उपन्यासों में जीवन की विविध समस्याओं का यथार्थ चित्रण है। गोदान हिंदी ही नहीं अपितु विश्व उपन्यास साहित्य की अनुपम कृति है। गोदान को कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी इनके प्रमुख नाटक हैं। इनके नाटकों में सामाजिक समरसता, राष्ट्रीयता और मानव प्रेम की भावना का चित्रण है। मंत्र सामाजिक कहानी है। इस कहानी में लेखक ने बूढ़े भगत के चरित्र चित्रण के माध्यम से मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं के सर्वश्रेष्ठ गुणों करुणा, दया, परोपकार आदि का उद्घाटन किया है। कहानी 3 भागों में विभाजित है। कहानी के पहले भाग में बूढ़ा भगत अपने इकलौते बीमार बेटे को डोली में लेकर शहर के मशहूर डॉक्टर चड्ढा के चिकित्सालय जाता है। डॉक्टर चड्ढा की 4 पहिया मोटर गाड़ी चिकित्सालय के सामने ही खड़ी है। उन्हें गोल्फ खेलने जाना है। डॉक्टर चड्ढा बूढ़े भगत के बीमार लड़के को देखने से मना करते हुए कहते हैं कि कल आना, कल देखेंगे। बूढ़े भगत के बहुत अनुनय विनय के बाद भी डॉक्टर चड्ढा उनकी एक भी नहीं सुनते और गोल्फ खेलने के लिए निकल जाते। बूढ़े भगत निराश होकर कहारों को डोली वापस ले चलने को कहता है। उसी रात को बूढ़े भगत का इकलौता बेटा संसार से
चल बसा। बूढ़े भगत की बुढ़ापे की लाठी टूट जाती है, उसके जीवन में अंधेरा छा जाता है। कहानी के दूसरे भाग की शुरुआत डॉक्टर चड्ढा के घर से होती है। आज डॉक्टर चड्ढा के लड़के का 20वां जन्मोत्सव है। उनके पास एक लड़का एक लड़की है। लड़की की शादी हो गई है, लड़का कॉलेज में पढ़ता है। वह शील और विनय का पुतला है। उसका नाम कैलाश है। कैलाश के 20वें जन्मोत्सव के अवसर पर डॉक्टर चड्ढा का घर सजा हुआ है। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई हैं। पूरा घर बिजली के प्रकाश से जगमगा रहा है। शहर के सभी रईस और कैलाश के कॉलेज के छात्रों का आगमन हुआ है। सभी लोग उत्सव का आनंद उठा रहे हैं। मृणालिनी भी आई है। मृणालिनी कैलाश की सहपाठी और प्रेमिका है। वह सुंदर और सुशील है। कैलाश अपने जन्मदिवस के अवसर पर बहुत खुश है। वह नंगे पांव सबकी सेवा सत्कार में लगा हुआ है। इस अवसर पर एक छोटा सा प्रश्न खेलने की तैयारी है। प्रश्न कैलाश ने ही लिखा है। वह सांपों को पालने का भी शौकीन है। कॉलेज में अपने सहपाठियों के साथ अपने इस शौक की चर्चा वह अक्सर करता रहता है। मृणालिनी कैलाश को सांप दिखाने के लिए कहती है, लेकिन कैलाश मना कर देता है। मृणालिनी भी मान जाती है, लेकिन उसके दोस्त कैलाश को सांप दिखाने के लिए बाध्य करते हैं। कैलाश बीन उठाता है, बजाता है और सांपों को दिखाना शुरू करता है। कई सांपों को दिखाता है। वह एक काले रंग के सांप को दिखाते हुए कहता है कि मेरे पास इससे जहरीला दूसरा सांप नहीं है। यह जिसको भी काट ले उसका बचना मुश्किल है। कहते हुए वह उसका दांत दिखाने लगता है। सांप के दांत को दिखाकर कैलाश जैसे ही सांप की गर्दन से अपनी पकड़ को ढीला करता है, सांप काट लेता है। वह अपने दवा खाने की तरफ भागता है। कुछ जड़ी पीसकर लगाता है, पर कोई फायदा नहीं। डॉक्टर चड्ढा नस्तर से उस उंगली को काट देना चाहते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाते। कैलाश बेहोश हो जाता है। उसके होठ नीले पड़ने लगते हैं। उसके शरीर में मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उत्सव का माहौल मातम में बदल जाता है। मृणालिनी सर पीटने लगती है। माँ पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया है, नहीं तो वे अपने गर्दन पर नस्तर चलाकर अपनी जान दे देते। डॉक्टर चड्ढा का अपने आप से भरोसा उठ गया। अब उन्हें किसी से कोई उम्मीद न थी। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अभी भी जान बच जाए। भोगवादी संस्कृति की हार हुई। अब किसी चमत्कार से ही आशा थी। एक महाशय झाड़ने वाले को बुला भी लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसकी मंत्र चलाने की हिम्मत नहीं हुई। कहानी के तीसरे भाग में शहर से मीलों दूर बूढ़ा भगत अपनी बुढ़िया के साथ झोपड़ी में अंगीठी के सामने बैठकर जाड़े की रात काट रहे थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वे दोनों भविष्य की चिंताओं में विचार मग्न थे। जैसे तैसे उनका जीवन कट रहा था। मौत द्वार पर खड़ी थी। हंसने या रोने की फुर्सत कहाँ थी। तभी एक आदमी आता है। भगत भगत कहकर दरवाज़ा खटखटाते हुए कहता है, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने काट लिया है। यह सुनकर बूढ़ा भगत चौंक जाता है। क्या? चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं? आदमी कहता है, हाँ हाँ वही। जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़ा भगत कठोर होते हुए उस आदमी से कहता है, मैं नहीं जाता। वही चड्ढा है ना? खूब जानता हूँ। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। पैरों पर गिर पड़ा, मगर देखना तो दूर, उन्होंने सीधे मुंह बात तक नहीं की। यह कहते हुए बूढ़ा भगत मर्मभेदी यादों में डूबने लगता है।
उसके मन में प्रतिशोध की भावना जाग जाती है। वह डॉक्टर चड्ढा को मन ही मन बहुत भला बुरा कहता है। वह बुढ़िया से कहता है, मैं नहीं जाऊंगा और बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। हाँ, किसी और दिन जरूर जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब, कहिए क्या रंग है? दुनिया बुरा कहेगी, कहे, कोई परवाह नहीं। मैं ऐसा पागल नहीं हूँ कि मुझे कोई कांटे बोए, उसके लिए मैं फूल बोता फिरूं। यह कहते हुए बूढ़ा भगत किवाड़ बंद करके बैठ गया। उसका मन अपने अंदर चल रहे अंतर्द्वंद से व्यथित था। उसके कान लगातार बज रहे थे। कर्तव्य का मार्ग उसे धिक्कार रहा था। निर्दय प्रतिघात का यह भाव भगत के लिए उपदेश था, लेकिन उसका हृदय अभागे युवक की ओर था, जिसके लिए एक एक क्षण का विलंब घातक था। यह पीड़ा उसके लिए असह्य थी। वह उठा और इतने धीरे से किवाड़ खोला कि बुढ़िया को इसकी भनक तक न हुई। झोपड़ी से बाहर निकला तो देखा कि गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा है। उसने चौकीदार से पूछा, भला कै बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा, और क्या? कहते हुए चौकीदार ने कहा, अभी अभी थाने से ही आ रहा हूँ। डॉक्टर चड्ढा के बंगले पर भीड़ लगी हुई है। तुमने तो सुना ही होगा, कीड़े ने छू लिया है, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 10,000 देने को तैयार है। भगत ने जवाब दिया, मैं तो न जाऊं, चाहे वह 10 लाख भी क्यों न दे। चौकीदार चला गया। भगत ने पैर आगे बढ़ाया। उसके मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन न था। चेतना रोकती थी, पर उपचेतना धकेलती थी। वह लाठी खटखट करते हुए चला जाता था। चेतना उसे धिक्कार रही थी। वह क्यों जा रहा है? उसके लिए उसने किया ही क्या है? डॉक्टर चड्ढा का लड़का रहे या मरे, मेरे साथ कैसा सलूक किया था उसने। तभी आते हुए 2 राहगीरों को आपस में बातें करते हुए सुना। वे कह रहे थे, चड्ढा बाबू का घर तो उजड़ गया, वहीं तो एक लड़का था। यह आवाज़ कानों में पड़ते ही बूढ़े भगत की रफ्तार और तेज हो गई, मानो वह अभी मुंह के बल गिर पड़ेगा। कुछ 10 मिनट में ही डॉक्टर चड्ढा का बंगला दिखाई देने लगा। वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं देर तो नहीं हो गई? वह दौड़ने लगा। वह अपनी उम्र में कभी इतना तेज नहीं दौड़ा था। रात के 2 बज रहे थे। बूढ़ा भगत द्वार पर आवाज़ दिया। डॉक्टर साहब ने देखा कोई मरीज है जो लकड़ी के सहारे खड़ा कांप रहा है। बोले, ऐसी मुसीबत पड़ी है कि कुछ कहते नहीं बनता। बूढ़ा भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए तो आया हूँ। भैया कहाँ हैं? एक बार दिखा दीजिए। डॉक्टर साहब को आशा न थी, पर बूढ़े भगत पर दया करते हुए उसे लाश के पास ले गए। भगत ने लाश को देखते हुए बोला, अब अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, कहारों से कहिए पानी भरे। कहारों ने पानी भरना शुरू किया। मृणालिनी कलसा लिए पानी ला रही थी। पानी कैलाश के सर पर डाला जा रहा था। बूढ़ा भगत आनंदित होकर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय सामने खड़ी हो। एक मंत्र समाप्त होते ही बूढ़ा भगत एक जड़ी कैलाश को सुंघा देता। यह प्रक्रिया लगातार चल रही थी। सुबह होने को था। सूर्योदय के साथ ही कैलाश ने अपनी आंखें खोली। घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। खबर बाहर तक पहुंची। मित्रगण बधाई देने आने लगे। डॉक्टर चड्ढा बूढ़े भगत का अश्वगान करते नहीं थकते। सभी लोग बूढ़े भगत के दर्शन को लालायित थे। सभी ने देखना चाहा तो देखा कि भगत तो है ही नहीं, कहाँ गायब हो गया।
कहारों ने कहा, अभी यही तो थे, चिलम पी रहे थे, हम तंबाकू दे रहे थे तो लेने से मना कर दिए। चिलम में अपनी तंबाकू भरी। बूढ़ा भगत को बुढ़िया के जागने से पहले घर पहुंचना था। भगत के एहसान के भार से दबते हुए डॉक्टर चड्ढा ने कैलाश की मां नारायणी से कहा, बूढ़ा न जाने कहाँ चला गया। एक चिलम का भी रवादार ना हुआ। कैलाश की मां ने कहा, मैंने सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। आंखों से ओझल हो चुके बूढ़े भगत की स्मृतियां डॉक्टर चड्ढा के मन को कुरेद रही थी। उसका मन लज्जा और पश्चाताप से भर रहा था। दया, करुणा और कर्तव्य जैसी श्रेष्ठ मानवीय संवेदनाएं उसे धिक्कार रही थी। गृह कार्य। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, अपने शब्दों में लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रकरण के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।